नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज बात करते हैं एनबीएफसी के बारे में, और एनबीएफसी में डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि क्या लग रहा है, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं यहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए। हम लोग काफ़ी सारे कहते हैं ना सेगमेंट की बात करेंगे, जैसे कंज्यूमर फाइनेंस हो, होम लोन हो, गोल्ड लोन हो, और ना हाउसिंग फाइनेंस। काफ़ी सारे बात करेंगे और उसमें बहुत सारे स्टॉक्स अनलिस्टेड है। और देखिए, आप काफ़ी टाइम से ये सब स्टॉक्स अच्छे चल रहे, लेकिन क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी और उसमें कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो होप आप लोग एंड तक बने रहेंगे। और गाइस, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो चलिए बात करते हैं एनबीएफसी के बारे में। तो जैसे मैंने बोला, सेगमेंट बहुत सारे हैं और एनबीएफसी अभी क्यों लाइमलाइट में है, वन ऑफ द मेन रीज़न कि एक तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है। उसके वजह से क्या फ़ायदा होता है, उसके वजह से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो एनबीएफसी का होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि जो एनबीएफसी डिपॉजिट नॉर्मली नहीं लेते, कुछ लेते हैं लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड लेवल पे लेते हैं। और आप जब बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से फंडिंग लेते हो तो आपको कम इंटरेस्ट रेट में मिलता है, जबकि आप लैंडिंग करते हो, जैसे आप कोई पर्सनल लोन देते हो तो वो कुछ 18-20% के होते हैं, कोई लोन्स अगर शेयर्स लेते हो तो वो 22% पे होती है, एमएसएमई लोन कुछ 16-17%, क्रेडिट कार्ड लोन 22-25% की होती है। तो जब इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन जाती है तो आपका जो डिफरेंस होता है ना, जिस लेवल पे आप लैंडिंग करते हो, जिस लेवल पे बोरोइंग करते हो, समझ लो आपने 18% पे लैंडिंग की और आपने बोरोइंग कितने की 7% से, तो बाकी का जो गैप है 11%, वो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन उसमें से भी काफ़ी सारे एक्सपेंस डिडक्ट करने पड़ते हैं। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अभी यही सब स्टॉक्स हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्या यहाँ से अच्छा लगा। मैंने आपको ओवरऑल बताया कि लोअर इंटरेस्ट रेट का रिजिम जब भी आरबीआई फॉलो करती है तब ये सब एनबीएफसी अच्छा काम करती है। अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बड़े एनबीएफसी की बात करेंगे, जो जियो फाइनेंस है या बजाज फाइनेंस है। उसमें थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या लग रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा आगे जाके। ओके, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन हियर, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। और आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा, आई ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। एंड यहाँ जो भी डिस्कस हो रहा है गाइस, यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। हाँ, हम लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे सर्विस में देते हैं, तो आप www.catapan.in जाके देख सकते हो। बात करते हैं, जैसे ये है जियो फाइनेंशियल सर्विस और बजाज फाइनेंस, दो काफी बड़े शेयर्स है। कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है इसमें, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट हैव वाई फॉर यस। तो आप देखिए कि जियो फाइनेंस वापिस 300 पे आ गया है। ठीक है, और बजाज फाइनेंस भी ना ओवरऑल अपने टॉप से थोड़ा ही नीचे, ज़्यादा डाउन नहीं है। तो 1100 टॉप है, उससे थोड़ा ही नीचे है। ओवरऑल अगर आप देखो तो दोनों में कंपैरिजन बहुत होती है, कौन सा अच्छा स्टॉक है। मैं थोड़ा इन दो स्टॉक में डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि देखिए मुझे काफ़ी सब ने यस भेजा है, तो यानी काफ़ी लोगों ने निवेश किया है। तो इसमें क्या है कि दोनों अलग है। जैसे जियो फाइनेंस एक तरह का प्लेटफॉर्म हो गया कि जहाँ फाइनेंशियल सर्विस दी जाती है। ठीक है, और जो अपना बजाज फाइनेंस वो काफ़ी हद तक लैंडिंग बिजनेस में है, बहुत सालों से, 20-25 साल से है। वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर इन इंडियन स्टॉक मार्केट। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें, ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार, थैंक यू। अभी क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस जियो सॉरी बजाज फाइनेंस को टक्कर देखा, वो तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि रीज़न काफ़ी सारे इसमें अगर आप देखें तो जियो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो अलग अलग सेगमेंट में है। अगर मैं देखूँ जियो फाइनेंशियल सर्विस,
अगर आप देखें कि भाई कौन से सेगमेंट में, जस्ट अ मिनट, तो आप देखिए कि नो काफ़ी हद तक इनका जो यहाँ डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन इनका जो है बेसिकली कह सकते हैं कि एक तो एएमसी है, खुद के वो ब्रोकिंग बिजनेस चालू कर रहे हैं। एएमसी में उन्होंने ऑलरेडी जियो रैप का म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया है। लैंडिंग बिजनेस है, कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस है, और काफ़ी इवन पेमेंट बैंक सिस्टम में भी वो लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी वेरी नो डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है। और ये स्टॉक अगर आप देखें तो अगर ओवरऑल नो इतना कुछ खास एक साल में रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन इसमें लोग क्यों इतने बुलिश है, क्योंकि आगे जाके हो सकता है। रीजन क्योंकि ये जो भी सेगमेंट में गए मे बी 6 महीने एक साल में ऑपरेशंस में आएंगे। और उनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जियो जो ऐप है वहाँ से डेटा मिलता है, इवन जियो टेलीकॉम है वहाँ से डेटा मिलता है, जियो मार्ट की में जियो मार्ट से भी डेटा मिलता है, और वो डेटा के बेस पे वो आगे जाके अपना लैंडिंग बिजनेस करेंगे। उस तरह से पूरे इंडिया में उनका बिजनेस हो सकता है, तो उस तरह से मार्केट काफ़ी एक्सपेक्टेशन हाई है। ऑफ कोर्स अगर आप देखो तो कंपैरिजन में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू वो सब भी देख के आपको लगेगा 1.42 यानी सस्ता है, कंपेरेटिवली सस्ता है। क्योंकि अगर आप बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू देखो देखो कोई भी एनबीएफसी स्टॉक देखो ना, आप हमेशा याद रखना, आपको प्राइस टू बुक वैल्यू हमेशा ध्यान में रखते हैं। अब देखिए बजाज फाइनेंस का क्या है, 5.97, यानी बहुत ही हाई है। ठीक है, बहुत ही हाई प्राइस टू बुक वैल्यू है, यानी बहुत महंगा स्टॉक है। यानी कैसे पिक्चर परफेक्ट है। यानी ना बजाज फाइनेंस में थोड़ी भी गलती हुई तो ये स्टॉक बहुत गिर सकता है, लेकिन उसका रीज़न है 25 साल से इनका जो लैंडिंग बिजनेस है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन मार्केट। कुछ भी हो ये डबल डिजिट ग्रोथ नॉर्मली देते हैं, और उस तरह से वजह से ना ये परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन आप देखो तो उसके सामने आपको जियो का वैल्यूएशन कम दिखा है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसका अभी तक बिजनेस उतना स्टार्ट हुआ नहीं है। 6 महीने एक साल में ये होगा। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि इनके पास डेटा है, और कह सकते हैं जैसे मैंने बताया ना कि पूरे रिलायंस जियो मार्ट ले लो या रिलायंस जियो टेलीकॉम ले लो, तो डेटा है तो ये ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लैंडिंग बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा देखनी होती है वो है, एनीवन कैन राइट इट डाउन, क्या सबसे ज- सही चीज़ होनी चाहिए अगर आपको अच्छी एनबीएफसी बनना है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स एनीवन। यस, वो है आपका एनपीएस कंट्रोल में होना चाहिए। कोई डाउटफुल लोन दे दी है और आपको लग रहा है कि वो रिकवरी नहीं आया, यस करेक्ट एवरीवन, बैड लोन्स एंड एनपीए, यस। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी अच्छी हो, यानी आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हो तो आपके एनपीए कंट्रोल में आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं, ये एनपीए कभी भी बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए यहाँ एनपीए की ये रहे, ये देखिए एनपीए की बात करें तो ये देखिए कितना कंट्रोल में है। आप देखो अभी 0.7 है, बीच में तो 0.1 आ गया था, अभी ये बढ़ा है। और वो रीज़न था कि एमएसएमई में जो सेगमेंट है ना वहाँ उनका थोड़ा बैड डेब्ट बढ़ा था, तो उसके वजह से एनपीए बढ़ा था, उसके वजह से थोड़ा हाइक आया। लेकिन वही है कि अगर आपका थोड़ा भी हाइक आता है तो मार्केट आपको पनिश करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जियो के पास डेटा है तो उसके एनपीए कंट्रोल में नहीं आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आप किस तरह से लोन देते हो, क्या स्क्रूटिनी करते हो, किस तरह से क्रेडिट वर्थिनेस देखते हो, बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। ओके, लेकिन कंपनी अच्छे तो आगे जाके करेगी होपफुली। सो यू हैव टू बी, ऐसे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस में। सो यू हैव टू कीप दैट में इन माइंड नो जब आप इन इन कंपनीज के इवेल्यूएट करते हो। हाँ, प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे, उस तरह से वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है जियो का। जैसे मैंने बताया ना कि 6 महीने एक साल में इनका कहते हैं ना कि लोन बुक काफ़ी ग्रो होगी। आई थिंक 14,000 करोड़ पे वो ऑलरेडी पहुंच गए, और आगे जाके भी काफ़ी हद तक वो नो स्प्रेड करेंगे, और एएमसी स्प्रेड होगा ब्रोकिंग बिजनेस पे। अभी वो लाइसेंस में तो वो एंटर करेंगे। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट लोन्स है, एमएसएमई लोन, छोटे छोटे लोन्स में भी वो लोग एंटर करने वाले। तो स्कोप बड़ा है, लेकिन आपको हमेशा स्क्रूटिनी में रखना है कि क्या इनके एनपीएज और प्रॉफिटेबिलिटी, मेनली एनपीएस कंट्रोल में है कि नहीं है, जो बजाज फाइनेंस ने अभी तक किया है। तो बजाज फाइनेंस सबका डैडी है। यानी कहते हैं ना कि अगर कोई बेंचमार्क एनबीएफसी हो, या कहते हैं ना कि उस वो है बजाज फाइनेंस।
और उनका अगर कोई कंपनी रोड मैप अगर फॉलो करे उस तरह से बने तो वो मल्टी बैगर बनेगी। सो बजाज फाइनेंस ने अभी तक भी अगर आप देखिए तो आप ओवर द इयर्स रिटर्न देखिए तो नो ठीक ठाक एक अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। 10 साल का आप देखिए कि 32%, आप देखिए 32% से ग्रो किया है, विच इज़ फिनोमिनल। 10 साल में इतना इजीली नहीं मिलता है आपको रिटर्न। सो बजाज फाइनेंस इज अ कंपनी विच में गिव यू स्टेडी रेटिंग, क्योंकि क्या हुआ है कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो फेस्टिव सीजन था वो कंपेरेटिवली अच्छा गया है। और आगे क्वार्टर एक दो क्वार्टर अच्छे रहेंगे क्योंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन जो हुआ है और जो इंटरेस्ट रेट डाउन जा रहे उससे इस कंपनी को डायरेक्ट फायदा हो सकता है। तो इसलिए अगर आप देखिए तो काफ़ी हद तक इनका है ना एनपीएस काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और आगे जाके भी इनका जो कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ क्रेडिट नीचे आता है। देखो बड़ी बड़ी एनबीएफसी जो होती है उनको फ़ायदा क्या होता है कि ये इनका ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपेरेटिवली कम होता है बाकी सबसे। क्यों? क्योंकि इनको फंडिंग सस्ते में मिलता है और आगे जाके जब वो लेंडिंग करते हैं तो काफ़ी हाई रेट में कर भी सकते हैं। प्लस काफ़ी ये लोग सिक्योर में भी खेलते हैं कि सिक्योर लोन भी होती है। जैसे अगर आप देखो तो जैसे लोन अगेन एसेट और लोन अगेंस्ट स्टॉक्स एंड ऑल दैट उस तरह के भी होते हैं। तो क्योंकि वो सामने लोन ज़्यादा यील्ड पे देते तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है। तो उस तरह से बजाज फाइनेंस इज डूइंग क्वाइट वेल। सो मेरे हिसाब से ये एक स्टेडी शिप है। जियो फाइनेंशियल एक ऐसा है ना कि आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत बड़े हैं तो उस तरह से ग्रो हो रहे तो वो आप डिस्टिंक्शन लगा के चलना। अच्छा बाय द वे, आप लोगों में से कितने मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हो? नहीं करते तो ज़रूर करना गाइस। मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में बताते रहो। जैसे आज ये आईटीसी का इम्पैक्ट मैंने बताया था, ठीक है। और जैसे रिलायंस पावर हो या नो काफ़ी सारी कंपनीज, इवन कुछ मेरे टीवी के जो मैं एनडीटीवी में आता हूँ या मनी नाइन और बाकी सब सीएनबीसी उनके सब भी वीडियोज़ है। आप ज़रूर जाके देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। जहाँ मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात की है, मेरा मेरा मुझे हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक बात करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि नो मैं आपको हेल्प कर पाऊँ कि नो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। वही हम लोग हमारे क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं, ठीक है। कि नो वी गिव देम अ recommendations एंड ऑल दैट विच दे फॉलो इन थ्रू ए पोर्टफोलियो बिल्डर सर्विसेज। ओके, वो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो ज़रूर देखिएगा। तो ये था जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस। कुछ और सेगमेंट में भी देखते हैं हम लोग, काफ़ी सारे सेगमेंट देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और एक सेगमेंट जो आपको नज़र में रखना चाहिए वो है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन फाइनेंस की बात मैं कर रहा हूँ तो कैसे एल आई सी हाउसिंग हो गया, जस्ट टू शो यू हियर। ये एल आई सी हाउसिंग है तो जैसे इसमें काफ़ी सारे आ गए जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ओके, देन पीरामल फाइनेंस, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी, आधार, एप्टस, कैनफिन, एल एन टी भी आ गया है, एल एन टी फाइनेंस भी आ गया इसमें। तो इसमें है क्या ऐसा कि क्यों ये सब स्टॉक्स में अगर आप वैल्यूएशन भी देखें तो मैंने जैसे बोला आपको प्राइस टू बुक वैल्यू वैल्यूएशन देखना है। तो अगर आप देखें तो इसमें भी काफ़ी हद तक डिफरेंसेस है। जैसे मैं बजाज फाइनेंस की हम लोग बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन 3.8 प्राइस टू बुक वैल्यू है। एलआईसी का 0.78 है, सिर्फ 0.7 है, ठीक है। और आधार का 3.14 है, एप्टस का 3 है, कैनफिन का 2.29 है। लेकिन आप देखो एलआईसी हाउसिंग और पीएनबी का 1.4 है, वो कम है। तो आप बोलोगे क्यों कम है? देखो उसमें काफ़ी सारे चीज़ें होती है। उसमें अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक आप यहाँ जो चीज देखिए, एक काम करता हूँ मैं आपको रिटर्न भी दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो नो 3 साल का रिटर्न देख ले। ऑफ कोर्स नो यहाँ अवेलेबल नहीं है। बजाज हाउसिंग ऑलरेडी काफ़ी हाई लेवल पे लिस्ट हुआ था। वो जब लिस्ट हुआ था वो ऑलरेडी 3.5 के बुक वैल्यू पे था, इसलिए वो इतना भागा नहीं है। लेकिन बाकी सब शेयर्स है ना कंपेरेटिवली इनसे ज़्यादा एल आई सी से ज़्यादा रिटर्न दिया है। एक ही रीज़न है कि इनका जो ग्रोथ होता है ना, पब्लिक सेक्टर में प्रॉब्लम यही होती है कि ग्रोथ थोड़ा कम होता है। ये देखिए कि अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, जैसे हम लोग क्या बोले थे एल आई सी हाउसिंग, देखिए इसका सेल्स ग्रोथ कितना है 3 साल का 12, पीएनबी का कितना है 7, ठीक है। जबकि बाकी सबका देखिए रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, ऑलमोस्ट
20% एंड अबव है। इवन बजाज हाउसिंग का 36% है। ये एक बड़ा डिफरेंस होता है। इसके वजह से ना काफ़ी, अगर हाँ आप बोलोगे तो अपन प्रॉफिट ग्रोथ भी है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या होता है प्रॉफिट ग्रोथ, जितना आपका प्राइस सेल्स ग्रोथ होता है उसके हिसाब से ज़्यादा चलता है। तो आगे जाके ये कम भी हो सकता है। तो एक तो ये पीएस पब्लिक सेक्टर की रिलेटेड कंपनीज है दोनों, एलआईसी हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग, उसलिए उसके वजह से भी इसको प्रीमियम कम मिलता है। सी प्राइस टू बुक वैल्यू इज नथिंग बट आप कितना, ये जो स्टॉक होते हैं ना कितने प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। और इवन दो इन लोगों का कहते हैं ना सस्ते हैं, और अगर आप बोलोगे कि क्यों प्राइस बढ़ने है, द रीज़न वो है कि मार्केट इतना एक्सपेक्ट नहीं करे कि वो इस तरह से ग्रो करेंगे जैसे ये प्राइवेट कंपनीज ग्रो करती है, इसलिए उनका वैल्यूएशन कम होता है। और अगर आप देखो तो हमें लगता है कभी कभी कि भाई लो वैल्यूएशन है चलो जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि लो वैल्यूएशन का मीनिंग एक और भी होता है कि मार्केट इसको में फैक्टर इन नहीं करे कि ये ज़्यादा भागेगा। इसलिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बस वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करो। अगेन यहाँ एक एक चीज़, अगेन वापस डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं, आप प्लीज़ अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, लेकिन ग्रोथ बेसिकली वैल्यूएशन, लो वैल्यूएशन डज नॉट इज इक्वल टू कि आगे जाके स्टॉक भागेगा। क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स। आपके एनपीए से लेके सब कुछ, बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है कि किस तरह से एनपीए, किस तरह से आगे जाके एनपीए कंट्रोल करेंगे, वो बहुत कुछ है। और इसमें प्रॉब्लम वही होती है कि इनके एनपीए पास्ट में काफ़ी थे, इसलिए मार्केट वापस उसको वैल्यू कम करने लगते। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव कि जो मार्केट है, जो रिटेल इन्वेस्टर है या तो बाकी सब है, ये कंपनी को किस तरह से देख रहे कि आगे जा से कैसे ग्रोथ होंगे। काफ़ी हद तक वो चीज़ आपके उनके वैल्यूएशन पे बहुत क्लियर कट दिखाई देता है। इसलिए डोंट इग्नोर कि कोई स्टॉक कम है तो भागेगा, करेक्ट। और अंडर राइटिंग कैसी है, और दूसरा क्या होता है क्यों ये लोग इतने एग्रेसिव नहीं होते, जैसे मैंने बोला कि पब्लिक सेक्टर होते तो वैसे भी एग्रेसिव नहीं होती। अभी हाउसिंग फाइनेंस जो होती है ये सब कंपनीज ना एक तरह से बहुत ही सेफ कंपनीज होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोलेटरल है। जैसे आपने कोई लोन दिया हाउसिंग का तो उसके सामने कोलेटरल होता है, हाउस। तो इसके वजह से क्या होता है कि इनके एनपीएस काफ़ी हद तक कंट्रोल में होते हैं, और कहते हैं रिकवरी बहुत अच्छी होती है, जबकि यील्ड कम होता है। यील्ड यानी आप कोई भी हाउसिंग लोन देगा तो 10, 11, 12% होगा। पर्सनल लोन की तरह 22% पे कभी देते नहीं है ये लोग, करेक्ट। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इनका यील्ड कम होता है तो वो उस तरह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम होता है। तो ये लोग, जब आप हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो आपको वॉल्यूम पे गेम खेलना पड़ता है। वॉल्यूम पे गेम खेलते हो ना तो वो काफ़ी आपको नो आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से कंपाउंड हो सकती है। तो हाउसिंग लोन जो होती है ना वो सबसे सेफ बेट होती है क्योंकि आपका कोलेटरल है। बाकी आप क्रेडिट कार्ड लोन ले लो या पर्सनल लोन ले लो, ये सब महंगे हैं लेकिन उसमें आप इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हो। एक सिंपल सा एग्जाम बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, अभी ये मैं बैंक की बात कर रहा हूँ एनबीएफसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पता है आपको एफडी में 7-7% बेसिकली एफडी देते थे। तो 7% तो बहुत हाई है, लेकिन वो क्या करते कि वो ज़्यादा पर्सनल लोन और उस पर डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, या तो लोन अगेंस्ट स्टॉक हो गया, तो वहाँ उनको यील्ड ज़्यादा मिलता है। उसमें एक पंगा क्या होता है, एमएसएमई या आप एसएमई को लोन देते हो तो वो लोन है ना, वो महंगी होती है, आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फायदा होता है, लेकिन लंबे समय पे अगर गलती से भी कुछ एमपीएस आ गए ना तो आपका पूरा प्रॉफिट वाइप ऑफ हो जाता है। पास में हमने कितने सारे ऐसे एनबीएफसी देखे कि वो रातों रात उड़ गए। उसका रीजन ये नहीं था कि वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं थी, उसके रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हर एक एनबीएफसी के लिए है कि आपके एनपीएस बढ़ेंगे। यस यस दिनेश भाई, करेक्ट। सो इसलिए जो आपका ये जो सिस्टम होता है ना, रिस्क रिस्क को कैसे मैनेज करना, वो एनबीएफसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी तरह से सालों से करता है। तो
फाइनेंशियल एक्यूमेन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस तरह के बिजनेस चलाते हो। देखो आप अगर अगर बोर्ड मारोगे मारोगे घर के बाहर कि भाई मुझे 10 लाख का लोन देना है, आ जाओ जिसको चाहे, तो लाइन लग जाएगी, एग्री और नॉट, देन जस्ट टाइप बिफोर एग्री, करेक्ट। तो वही है। लेकिन आप किसी भी ऐसे वैसे व्यक्ति को विदाउट फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप दे दोगे और फिर रिकवरी में दिक्कत आएगी ना। तो वही बात है, लोन देना बहुत इजी है। बहुत ही आए, एक चिल्लाओगे 10 लोग आके खड़े रह जाएंगे। लेकिन लोन रिकवर करना इज स्किल, और वो जो स्किल में आगे है वही ये सब में एनबीएफसी में आगे रहता है, लैंडिंग बिजनेस में। सो यू हैव टू कीप इन माइंड के क्या रिकवरी प्रोसेस है, किस तरह से मैनेजमेंट का कंट्रोल है इन सब पे। थोड़ा भी लीकेज हो गया ना, यू विल फेस अ बिग इशू। सो इन सब में भी अगर अब आप बोलोगे तो अपना हाउसिंग फाइनेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अच्छे स्टॉक से, कहते हैं ना सेफ बेट होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपका मैं 3 साल का भी रिटर्न इन लोगों का काफी डिसेंट रहा है, तो सेफ खेलना है तो वो देंगे। लेकिन अगर आप बात करोगे कि भाई भागना है, तो फिर आपको अनसिक्योर्ड लेंडिंग में जो करते, जैसे पूना वाला फिनकॉप के ले ले बात, पूना वाला फिनकॉप क्या हुआ था कि वही हुआ, उसका भी माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में हुआ है। ओके। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें भी यही हुआ था कि काफी हद तक कंसोलिडेशन हुआ और फिर भागा। जस्ट टू शो यू पूना वाला, पूना वाला फिनकॉप की मैं अगर बात करूं, तो अगर आप 5 साल का भी डेटा निकालेंगे, देखिए ये काफी हद तक इस लेवल पे रहा, 2 साल रहा, 2 साल हिला ही नहीं, और बाद में अभी थोड़ा जंप लगा है। तो उसमें भी क्या हुआ कि एमएसएमई लोन्स और वो सब में काफी हद तक है, एमएफआई लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग है, तो उन सब में इतने बड़े बड़े एनपीएस आ गए जिसके वजह से ये फंस गए। ओके। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड नाउ। और एक जो सेगमेंट लेते हैं वो है गोल्ड लोन। जैसे मुथूट फाइनेंस हो या आप मणप्पुरम फाइनेंस हो। आप लोगों में से कितने लोगों ने डाला है मुथूट फाइनेंस या मणप्पुरम में? जस्ट है वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर यस। ओके। तो एक कहते हैं ना ड्रीम रन है, बहुत कम लोगों ने डाला है। ओके। ड्रीम रन, आप देखो किस तरह से ये स्टॉक भागा है। ये स्टॉक जून 25 यानी 6 महीने पहले ये 2,000 पे था, और आज देखिए वो 3,800 है। क्यों? क्योंकि गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे, सिल्वर के रेट्स बढ़ रहे, खास करके गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे, तो उसको डायरेक्ट फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि जब आप गोल्ड लोन लेते हो, क्या आप अपना कोलेट्रल देते हो, कोलेट्रल में क्या देते हो? गोल्ड देते हो। अब इनका 90% बिजनेस है ना गोल्ड लोन से आता है। तो जो आपके पास कोलेट्रल है, उसकी अगर वैल्यू बढ़ती है, उसकी अगर वैल्यू बढ़ती है, तो डायरेक्टली आप तो सिक्योर हो ना। ऊपर से क्या है कि जो बैंक ने पहले, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 65 to 70% आप लोन दे सकते हो जितना गोल्ड डिपॉजिट दिया है। उसके सामने अभी उन्होंने वो लैंडिंग रेट बढ़ा के आई थिंक 75 to 80% किया, 10% से बढ़ा दिया। अभी इससे फायदा क्या होता है कि जैसे आपने गोल्ड लोन लिया है, समझ लो 2 लाख का गोल्ड, यानी 10 लाख का गोल्ड दिया है, और आपने समझ लो 6 लाख की लोन ली है। अभी वही 10 लाख में वो बोल रहे कि भाई आप 8 लाख लोन दे सकते हो। तो आपका जो क्लाइंट है जिसने 6 लाख दी, उसको पैसे लगे तो वो वापस 2 लाख रुपए लेके जाएगा, करेक्ट। यानी लोन आप दे पाओगे। तो उस तरह से काफी हद तक री रेटिंग हो गई मुथूट फाइनेंस की। मुथूट फाइनेंस में जैसे 90% गोल्ड लोन है और बाकी सब माइक्रो फाइनेंस एंड बाकी सब लोन्स है, तो मैक्सिमम तो गोल्डन से होता है। तो वो फायदा आप थिंक आप इन सब कंपनीज में देख रहे हो कि काफी हद तक ये मैच्योर्ड है और दे नो हाउ टू डू बिजनेस। और उसके वजह से आप देखिए कि क्या किस तरह से ग्रो हुआ है। तो अगर आप यहाँ भी अगर आप देखिए कि क्या सेल्स बढ़ा था, तो सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ा है ना। ऑलमोस्ट आप देखिए इस साल ही अगर देखें तो 40% का जंप यहाँ ही आपको दिख रहा है, 3 साल का 18%। लेकिन प्रॉफिट में जंप बहुत दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका गोल्ड लोन है। और इसलिए आप देखिए कि पीछे 5 साल का रिटर्न एवरेज 26% है, इट्स वेरी वेरी गुड रिटर्न।
मन्नपुरम अच्छा है, तो मन्नपुरम से मुझे गोल्ड सॉरी मुथूट अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऑपरेट किया है, जिस तरह से उन्होंने कहते हैं ना कि प्रॉफिट कमाया है, वो काबिले तारीफ है। सो यस, आई डू एट द एंड ऑफ द डे फॉलो दिस। और ये थोड़ा ध्यान में रखा करो गाइस कि कोई कंपनी जो अच्छा कर रही है लैंडिंग बिजनेस, आपको लगेगा कभी कभी ये महंगा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके वो ही ज्यादा रिटर्न देता है। बजाज फाइनेंस हमेशा महंगा रहा है। जो अच्छी कंपनी होगी वो हमेशा महंगी रहेगी, तो ऐसा नहीं कि आप ले नहीं सकते। बस आपको वो इंश्योर करना है कि क्या वो आगे उस तरह से ग्रोथ होगा। अभी मुथूट और मन्नपुरम, खास करके मुथूट की हम लोग बात करें, तो उसका प्रॉब्लम एक जो मेजर मुझे हमेशा लगता है, जो मैं आप आई डोंट नो आप लोगों में से मेरे कितने ट्विटर टेलीग्राम अकाउंट में हो गाइस, नहीं है तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ। वो लिंक में जस्ट टाइप नो इन द चैट बॉक्स, अगर नहीं हो तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, उससे ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है। तो उसमें ना हमने पूरा मैंने डिटेल में हम लोग बताते आपको, नो अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, कि किस तरह से आपको इन सब में इन्वेस्ट करना है, और काफ़ी सारे स्टॉक्स का भी मैं बताता हूँ। मैं आपको लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस बेसिकली गोल्ड लोन से काफ़ी लिंक्ड है। अगर गोल्ड लोन में कुछ हुआ नहीं, और सॉरी गोल्ड के प्राइसेस थोड़े भी नीचे आ गए, तो इन सब कंपनीज को डायरेक्ट प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि गोल्ड बढ़ रहा है इसलिए ये बढ़े, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। मंडपपुरम जैसे मैंने बोला कि उसका इश्यूज थोड़े और भी है। उसका है ना पूरा गोल्ड लोन नहीं है, उसका एमएसएमई लोन एंड वो सब भी है, तो वहाँ वो कहीं ना कहीं वो उसके लिए दिक्कत कर रही है। अभी चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई दूसरा एक जो सेगमेंट जो लेना चाहता हूँ मैं, वो जैसे हमने एक गोल्ड लोन लिया, हमने होम लोन लिया, हमने कंज्यूमर फाइनेंस लिया। बाकी जो मिक्स होता है ना, जैसे पूना पूना वाला फिनकॉर्प जो सब कुछ देता है आपको, जो मिक्स होता है, उसमें भी आपको है ना सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा। सेगमेंट वाइज क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि कितने टाइम क्या होता है कि कोई सेगमेंट चलता है, कोई सेगमेंट नहीं चलता है, और एक सेगमेंट में अगर प्रॉब्लम आती है तो हर जगह वो प्रॉब्लम चली जाती है। वो चीज़ मैंने नॉर्मली भी देखी है। बाय द वे, मैंने ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है, ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा। तो क्या है कि इसमें जैसे मैंने बोला कि सेगमेंट वाइज हमेशा देखना है कि भाई कौन से सेगमेंट है, वो नॉर्मली आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तिजोरी फाइनेंस से मिल जाएगा। जैसे ये तिजोरी फाइनेंस में देखिए कि मॉर्गेज 31%। मॉर्गेज यानी क्या हुआ आपका, जो होम लोन है ना उसकी बात करें। फिर एक है कंज्यूमर बी टू बी बिजनेस, वो 21% है। रूरल बिजनेस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, अर्बन सेल्स, एसएमई लैंडिंग, एसएमई लैंडिंग भी आप देखें तो 11% है, तो अच्छी खासी है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जैसे एसएमई लैंडिंग में इशू आएगा तो ये पूरा स्टॉक नीचे जाएगा। जितने ज़्यादा सेगमेंट उतना थोड़ा आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इनकी कंप्लाइंस सही है, क्या ये रिकवरी सही लेवल पे आ रहा है कि नहीं। और एनपीएस अगर बढ़ने लगते तो उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि एक एनपीए ना आपका पूरे साल का प्रॉफिट खा सकता है, एक बड़ा एनपीए। और वो मैंने पर्सनली भी देखा है। सो प्लीज बी केयरफुल। लेकिन हाँ, आपको एयूएम बैकअप जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पता यही चलता है कि कंपनी कितनी डाइवर्सिफाइड है और कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है। ओके। और यहाँ से आपको अगर किसी भी, तो मैंने एक काम करते हैं, मैं आपको ये तो बताता हूँ, बट वन थिंग, यहाँ एक चीज़ मैं आपको है ना, ऐसा हो तो फाइनेंशियल्स देख के भी काफ़ी हद तक आपको पता चलेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड ऑल दैट। कुछ मैं रेशियोज बताता हूँ, वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कोई भी एनबीएफसी के लिए। तो एक तो है प्राइस टू बुक वैल्यू, दूसरा है आरओए, एंड तीसरा है आरओई। ओके। नाउ, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो आरओए होता है, देखिए इसमें लैंडिंग बिजनेस है, रिटर्न ऑन एसेट, यानी आपका रिटर्न तो, आपके पास पैसे नहीं है, आप तो कहीं से उधार ला रहे हो और कहीं और पे कर उधार दे रहे हो। तो ये इसमें क्या होता है कि आपका जो कहते हैं ना कि ओवरऑल
आपको रेशियोज में आरओए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिटर्न ऑन एसेट। और दूसरा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, और तीसरा होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको वैल्यूएशन के लिए इजी पता है। तो कौन से रेशियो में, जैसे मैं आपको बताऊँ, लिखना है तो लिख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया आपको कि आरओए है, आरओए जैसे बजाज फाइनेंस का 3.9 है, बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट मैट्रिक्स। श्रीराम का 3.04 है, बहुत ही अच्छा है। मुथूट 4.67 है। ठीक है, तो आप यहाँ आरओए यहाँ से मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना महंगा है, तो बहुत महंगा है बजाज फाइनेंस। ये क्यों महंगा है? क्योंकि आपका ये आरओए भी देखिए 19%, 15% के ऊपर है, जो बहुत है। ये जो हाई आरओए है वो प्राइस टू बुक वैल्यू को बढ़ाता है। इवन जो, सॉरी, ये जो आरओ है वो भी प्राइस टू बुक वैल्यू को बढ़ाती है। तो जब ये दोनों हाई है तो आपका स्टॉक का प्राइस अपने आप बढ़ने लगता है, और जैसे अपने आप स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो प्राइस टू बुक वैल्यू हाई हो जाती है। तो जैसे मैंने बोला कि प्रीमियम इन सब कंपनीज को इसलिए मिलता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड में, कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी बैंक हो, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। ओके गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देन जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू। एंड देखो कि क्या रेगुलरली ये दे आर एबल टू कंट्रोल एनपीएज और नॉट। आपको काफी नो टर्न अराउंड स्टोरीज देखेगी एंड ऑल दैट। लेकिन टर्न अराउंड स्टोरीज में भी अगर नहीं जाओगे, लेकिन कोई अच्छा स्टॉक आपने पकड़ के रखा है, तो कोई इशू नहीं आएगा। कोई इशू नहीं है। द मेन थिंग इज ना, आपको बिलीव करना है एंड यू हैव टू ट्रैक द थिंग्स क्वार्टर टू क्वार्टर टू क्वार्टर टू क्वार्टर। एनबीएफसी के चांसेस बहुत है ग्रो करने के लिए, और खास करके नेक्स्ट, कहते हैं ना कि एक साल बहुत, अभी भी मुझे लग रहा है अच्छा। नो, ये सब स्टॉक भाग चुके, लेकिन यहाँ से अभी भी अच्छा लग रहा है। और इसमें सेगमेंट देखो, और थोड़ा आप अपने रिस्क प्रोफाइल को चेक कीजिए कि आपका कैसा रिस्क प्रोफाइल है। क्या आप बड़ा रिस्क लेना चाहते हो, तो फिर उस तरह से बिजनेस, उस तरह से कंपनी लो। आपको छोटा रिस्क लेना है कि नहीं भैया ज़्यादा नहीं, तो फिर होम लोन वाले ले लो, हाउसिंग फाइनेंस वाले ले लो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड ऑल दैट, तो वो भी एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो एक एक सेगमेंट सिलेक्ट करो कि भाई कहाँ जाना है, और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो। देखिए, जो एसएमई, एमएसएमई और वो सब में जो लोन देते हैं, ऐसा नहीं बोलो कि वो अच्छा नहीं होता है, वो अच्छा होता है, लेकिन वेरी वेरी फ्यू आर एबल टू कंट्रोल दैट। ओके, वेरी वेरी फ्यू आर एबल टू, वेरी फ्यू एनबीएफसी आर एबल टू, कहते हैं ना कि एनपीएस को चेक में रखते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल इससे रहना है कि एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट इज मच मोर ऑन अ हायर साइड। वो कहते हैं, चार्ली मंगर कहते हैं कि आई शुड नो वेयर आई एम गोइंग टू डाई, दैट इज वेयर आई एम नॉट गोइंग टू गो। तो वही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या रिस्की है आपके लिए। किसी का रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है, किसी का रिस्क प्रोफाइल कम है, तो ऐसे कंपेयर मत करो। क्या आपके वो पैसे चले जाएंगे तो वो आपके लिए बड़ी बात है? हाँ, तो फिर बी सिक्योर। तो उस तरह से दे, जैसे बजाज फाइनेंस है, अगेन कोई रेकमेंडेशन है तो डिसेंट रिटर्न दे सकता है यहाँ से भी। ओके, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप मुथूट में जाओ, पूनावाला में जाओ, ये सब में जाओगे तो पीएनबी भी अभी थोड़ी रिकवर हो रही है। तो ये आपको ग्रोथ तो देंगे, लेकिन उस तरह से होगा। करेक्ट। और बजाज फाइनेंस का नॉर्मली इस तरह से होगा क्योंकि काफ़ी सारे ऑलरेडी एएमसी एंड ऑल दैट आर नो वो दे। तो इसलिए आपको थोड़ा ये चेक रखना है जब भी आप कोई स्टॉक का सिलेक्शन करो तो। सर, क्या एनबीएफसी बढ़ेंगे यहाँ से? देखो, एनबीएफसी बढ़ने के चांसेस है, जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट रेट कट होगा। और अभी मेन चीज़ क्या है कि इन सब एनपीएस काफ़ी कंट्रोल में, जो पहले नहीं थे। एंड जो इसमें ज़्यादा क्रेडिट आपको आरबीआई का भी देना पड़ेगा कि आरबीआई ने बहुत ही स्क्रू टाइट रखे हैं, ऐसे किसी को जाने नहीं दिया, ऐसे किसी को इन्वेस्ट करने नहीं दिया कि भाई ऐसे ही इन्वेस्ट तो नहीं बोल सके, लैंडिंग करने नहीं दिया, क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट जो होते हैं उससे पता चले पास में कितने सारे एनबीएफसी उठ गई, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गिव अ प्रॉपर, सॉरी, व्हेन दे गिव लॉन्ग लोन तो उन्होंने प्रॉपर क्रेडिबिलिटी और वो सब चेक नहीं किए। सो कीप दिस इन माइंड। ओके,
व्यूज ऑन मुथूट माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस की नहीं, माइक्रो फाइनेंस अभी थोड़ा वेट कर लो। थोड़ा वेट कर लो क्योंकि माइक्रो फाइनेंस अभी भी उस तरह से बाहर नहीं आया है। लेकिन आई एम होपफुल कि 6 महीने साल में ना माइक्रो फाइनेंस भी ऊपर आ जाएगा। देखो, इट इज़ वेरी वेरी लिंक विद द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी वीक होती है तो आपके डिफॉल्ट बढ़ते हैं, तो ये सब कंपनी अच्छा नहीं करेगी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और तो फिर इन सब को एक तरह से बेनिफिट आगे आ जा सकता है। ठीक है। एंड नहीं, एनबीएफसी में, हाँ, एनबीएफसी में डिपॉजिट नहीं लिया जाता। कुछ कुछ कंपनी डिपॉजिट लेती है लेकिन वो स्पेशल परमिशन से लेती है। बाकी अदरवाइज वो बाहर की फंडिंग पे डिपेंडेंट है। बाकी फंडिंग पे तो आप किस तरह से फंडिंग लेते हो, किस यील्ड में आप जाके आगे जाके स्टॉक देते हो, वो बहुत मायने रखता है। हम भी जब स्टॉक एनालाइज करते हैं, मैं और मेरी टीम में भी चार्टर अकाउंटेंट्स है और वो भी सेबी रजिस्टर्ड है। तो हम लोग भी जब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो ये सब चीज़ हमेशा ध्यान में रखते हैं। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जैसे मैं कहानी बनाने नहीं बैठा हूँ। सेम मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ये फील्ड अच्छी है लेकिन ऐसा नहीं है सब चलेंगे। टाटा कैपिटल देखो, टाटा कैपिटल का सबसे बड़ा जो आप देखो तो जो आईपीओ लेवल पे वो लिस्ट हुआ वो ऑलरेडी बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैल्यूएशन पे था। उसके बाद क्या हुआ, टाटा कैपिटल आप देखो तो उतना नहीं चल रहा है। सो इसलिए, और वो मुझे उसमें इतना विश्वास नहीं आ रहा है जितना बाकी सब स्टॉक्स है। तो टाटा कैपिटल आई एम नॉट पॉजिटिव। यस, श्रीराम फाइनेंस, दीपक जी करेक्ट, वो डिपॉजिट ले रहे हैं तो कुछ कंपनीज लेती है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो स्पेशल परमिशन होती है एंड दे टेक द डिपॉजिट। और वो डिपॉजिट से क्या होता है कि उनकी फंडिंग कम होती है, तो उसके लिए आपको पहले नाम एस्टेब्लिश करना पड़ता है। अच्छा काम एक तरह से होता है ना, फिर जाके ये आप कह सकते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में आ सकता है। जो यहाँ क्या है कि इट्स वेरी इजी, जो मैंने पहले भी बोल रहा हूँ, वापिस बोल रहा हूँ कि लोन ग्रोथ डबल डिजिट लाना में कोई प्रॉब्लम नहीं। डबल डिजिट ग्रोथ लाने में पहले आप क्या उसको सिक्योर रख पाते हो, सिक्योर यानी आपकी रिकवरी अच्छी आ रही कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। करेक्ट, यस दिनेश भाई, बोथ श्रीराम एंड बजाज आर गुड। छोला फाइनेंस भी अच्छा है। उसका भी डाइवर्सिफाई भानु जी पोर्टफोलियो है। और कहते हैं ना कि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी हो, यहाँ से भी ठीक ठाक चलेगा। एनबीएफसी में ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अनलेस अनलेस कोई स्टॉक में जहाँ कह सकते हैं कि नो उतनी खास रिकवरी आ नहीं रही है बिकॉज ऑफ बैड डेब्ट्स एंड ऑल, तो एंड यू हैव टू वेट फॉर दैट। खास करके जो माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग के इश्यूज अभी रिजॉल्व होते जा रहे हैं, तो उसका फायदा होगा। तो आप बोलोगे तपन ये कौन से स्टॉक लेने चाहिए, करेक्ट, कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है, जस्ट है वाई फॉर यस, वाई फॉर यस। ओह, बहुत सारे के हैं। देखिए यार, मैं डायरेक्टली तो नाम नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई है ना वो आप ध्यान रखिए। ऑफ कोर्स मैंने इनडायरेक्टली काफ़ी सारे स्टॉक्स के नाम दिए जो आप नज़र में रख सकते हो। गोल्ड लोन ले लो तो गोल्ड लोन की बात की है मैंने। और फिर बजाज और जियो में भी क्या डिस्टिंग्विश है, किस तरह से कौन सा स्टॉक भाग सकता है। इवन मैंने काफ़ी होम लोन की बात की, एलआईसी हो या वो सब, नो, एल एन टी फाइनेंस लेके सब। लेकिन इसमें जो आप किस लेवल पे एंटर करते हैं बाकी ये डिपेंडेंट है, बहुत ही डिपेंडेंट है, क्योंकि उसका आपका पूरा फ्यूचर ही उस पर डिपेंडेंट होगा। एचडीबी फाइनेंशियल, श्रीकांत जी आज ही कौन से टीम, आई थिंक मैं एनडीटीवी में था इंटरव्यू में और एचडीबी फाइनेंशियल्स का आया था और मैंने ना बोला था। एचडीबी फाइनेंशियल का भी एक मेन इशू वो है कि उसका वैल्यूएशन भी बहुत हाई है। अराउंड प्राइस टू बुक वैल्यू अगर बोले तो 3 के अबव है। और उसको कम से कम 25 से 30% से ग्रो करना पड़ेगा अगर रियली में उनको वो ग्रोथ चाहिए जो ऑलरेडी एचडीबी फाइनेंसर्स को मिल रहा है। देखिए, एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है तो उसका फायदा एचडीबी फाइनेंशियल्स को डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अच्छा स्टॉक, बढ़िया स्टॉक, अगर आप देखें तो कंटिन्यूस ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ है कंटिन्यूस, आप देखो सेल्स ग्रो कर रहा है, एवरीथिंग इज गुड।
तो भी नो प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये लॉन्च हुआ था ना तो वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई था और फिर वहां से वो ऊपर गया और फिर नीचे गिर गया। अभी एचडीबी का भी सेम केस है कि जब जिस लेवल पे, इवन टाटा कैपिटल का भी सेम केस है कि ये जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट अपना आईपीओ लाते हैं तो ऑलरेडी प्राइस टू परफेक्शन लाते हैं, उसके वजह से नो प्रॉब्लम आती है। लेकिन यस, बजाज हाउसिंग अपने काफी हद तक नो अपने बाई जोन पे आ चुका है। अगेन गाइस, प्लीज डू योर एनालिसिस देन इन्वेस्ट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सो यस, उसमें तो मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला कि इनिशियली ही नो वन हैज टू कीप दिस इन माइंड। माइक्रो फाइनेंस में अगर इन्वेस्ट ना करे तो बेटर है, और करो तो बहुत ही रिस्क लेके चल रहे हो, वो ध्यान में रख के करना है। क्योंकि क्या होता है कि माइक्रो फाइनेंस में जब बैड डेब्ट्स आते हैं तो बहुत ही खराब आते हैं। इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई नॉट गो देयर। आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे ये 30%। फ्यूजन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के बारे में कितने सुना है, देन जस्ट आई वाई फॉर यस। फ्यूजन में क्या हुआ, सेम चीज हुई। इतना बैड डेब्ट्स बढ़ गया, इतना एनपीए बढ़ गया कि भाई धंधा ही बंद हो गया ऑलमोस्ट। तो वही है, तो वो आप देखिए। ठीक है। कैन यू बाय एनी स्टॉक इफ द करंट शेयर प्राइस लेस देन बुक वैल्यू? नहीं शिव, मैंने आई थिंक ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि नो, जस्ट बिकॉज प्राइस टू बुक वैल्यू कम है, जैसे एलआईसी की ले लो, तो ऐसा मीनिंग नहीं है कि वो हमेशा ग्रो करेगा, नहीं। क्योंकि उसका ग्रोथ उसी पे लिमिट है, सिंगल डिजिट पे लिमिटेड है। लेकिन अगर आप बाकी सब की बात करें तो वो डबल डिजिट ग्रोथ दे रहे, तो वो आपको देना है। जस्ट जस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू लेस है तो ले लो, ऐसा नहीं है। शिखा जी, बजाज फिंसर्व भी है, होल्डिंग कंपनी है, लेकिन आई थिंक स्टिल बजाज हाउसिंग मे डू मच मच बेटर हियर। चले यहाँ तक रखते गाइस। सो कैसा लगा सेशन गाइस? वाज इट गुड, बैड, वर्स? टाइप इन द चैट बॉक्स, नॉलेजेबल। ओके, कैसा लगा आप जरूर टाइप कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.